वेलकम टू एसएससीआर। आज अपनी जीके का जो पीवाईक्यू सेट है उसका ये आपका लेक्चर नंबर 9 रहने वाला है हमारी पीवाईक्यू सीरीज का। और इसमें हम अपने 50 क्वेश्चन कर रहे होंगे। और आप में से कई सारे लोग मेरे को पता है कि अभी यहीं से स्किप करके चले जाएंगे। कोई बात नहीं है, बट आपको पढ़ना तो पड़ेगा ये चीज़ें, आप कहीं से पढ़ो, है ना। क्योंकि आपके प्रश्न यहाँ से बनेंगे, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो आपकी 2025 में एसएससी के जो आपके एग्जाम हुए उनमें ये पूछे गए प्रश्न हैं। तो आपको कभी ना कभी इसे पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कहीं से भी पढ़ो, मगर पढ़ के जरूर जाना, ठीक है। तो आपका पहला आज का जो आपका प्रश्न है वो ये है, विच किंग ऑफ मगध इज नोन टू हैव बीन ए कंटेम्परेरी ऑफ बोथ गौतम बुद्ध एंड महावीर। आपका जो मगध था, आज का आपका जो प्रेजेंट डे बिहार है, वहाँ आपका जो महाजनपद था, उसका आपका कौन सा राजा था जो गौतम बुद्ध और महावीर दोनों के समकालीन था, यानी कि दोनों के साथ साथ आपको उनके टाइम पीरियड में था। तो देखो, बिंबिसार जो है बुद्ध के तो था, लेकिन महावीर के उतना नहीं था। अशोक तो काफ़ी बाद की बात है। अजातशत्रु था आपका, ठीक है, ऑप्शन सी। क्योंकि अगर हम बुद्ध की बात करें तो बुद्ध का टाइम पीरियड आपका था 563 BC से लेकर 483 BC तक, ठीक है। और महावीर का इससे थोड़ा बाद का है। तो बिंबिसार का आपका अगर टाइम पीरियड हम देखें तो ये तो आपको पता है कि 544 से लेकर आपका 492 BC तक रहा बिंबिसार। अशोक आपको पता है कि इसका अलग अलग है, मतलब एक तो देखो 273 में आपका शासक बना, बाकी इसका जो राज्यभिषेक है वो 269 में होगा। यहाँ से लेकर के ये आपको पता है कि 232 BC तक, यानी कि 232 ईसा पूर्व तक ये रहा। अजातशत्रु इन दोनों के समकालीन था। हर्षवर्धन तो काफ़ी बाद की बात है, ठीक है, वर्धन वंश में। इनका टाइम पीरियड आपका 606 से लेके 647 ईस्वी आपका मानते हैं, ठीक है। 647 AD हम इनका मानते हैं टाइम पीरियड। तो अजातशत्रु जो है इन दोनों के आपका कंटेम्परेरी था। अजातशत्रु रूल्ड मगध ड्यूरिंग द 6th century BC। छठी शताब्दी में मगध पर शासन किया। छठी, आप छठी कह लें या आप पाँचवीं कह लें, ज़्यादातर अगर हम पाँचवीं कहेंगे तो आपका ठीक रहेगा यहाँ पे, है ना। पाँचवीं में आपका जो ज़्यादातर इनका आपका शासन रहा, पाँचवीं यहाँ पे आप कर लेना, ठीक है, पाँचवीं में। छठवीं को यहाँ पर काट देना, ठीक है। ही वॉज ए कंटेम्परेरी ऑफ गौतम बुद्धा एंड महावीर, मेंशनड इन बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट। आपके जो बुद्धिस्ट और आपके जो जैन आपके जो ग्रंथ हैं उनमें आपको ये इन दोनों के समकालीन बताए जाते हैं। ये एक्सपेंडेड मगध एंड फोर्टिफाइड राजगीर एंड लेटर पाटलिपुत्रा। उन्होंने राजगीर तथा बाद में पाटलिपुत्र को सुदृढ़ किया। यानी कि पाटलिपुत्र जो है ना, उसको आपका एक थोड़ा मतलब जो उसका बेस जो क्रिएट किया, उसको थोड़ा विकसित किया, वो किया था आपका अजातशत्रु ने। लेकिन उसे पूरी तरीके से जो कैपिटल बनाया ना, वो किसने बनाया कैपिटल, आपकी पूरी तरीके से राजधानी बनाया, वो अजातशत्रु का बेटा था आपका उदयन, उसने किया था, ठीक है, उदयन ने। उदयन ने ये आपका जो है आपका इसे पूरा बनाया, आपकी कैपिटल। अगला आपका, इन जैन एथिक्स द वो अपरिग्रह स्पेसिफिकली रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जैन नीति शास्त्र में अपरिग्रह का व्रत विशेष रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं, तो आपको बताया कि नॉन पजेशन, अपरिग्रह यानी कि संग्रह नहीं करना, जरूरत से ज़्यादा आपको इकट्ठा नहीं करना है ना। जितना आपको अभी के लिए आवश्यक है उतना ही आपको लेना है, उससे ज़्यादा आपको संग्रह नहीं करना है, सीधी सी बात है। वरना फिर अगर आप भविष्य की सोच सोच के अगर आप इकट्ठा करोगे तो आपके अंदर लोभ लालच का जन्म होगा, और वो एक भिक्षु को शोभा नहीं देता। अपरिग्रह का अर्थ भौतिक वस्तुओं का त्याग है। अपरिग्रह मीन्स रिनुकेशन ऑफ मटेरियल पोजेशंस, यानी कि आपकी जो भौतिक वस्तुएं, सांसारिक वस्तुओं उनका त्याग करना। इसका उद्देश्य लोभ और आसक्ति को नियंत्रित करना है, यानी कि आपकी जो इट एम्स टू कंट्रोल ग्रीड एंड अटैचमेंट। कि ये नहीं कि आपको आप किसी चीज़ से आपका ऐसे आसक्ति हो जाए, है ना, अटैचमेंट हो जाए। एक सन्यासी की कहानी है। एक सन्यासी था, एक वृद्ध सन्यासी था, मतलब बूढ़ा था, काफ़ी ओल्ड। उसके साथ एक युवा सन्यासी भी था। एक दिन क्या होता है कि वो रात की ओर जंगल में जा रहे होते हैं, ठीक है। उस दिन वो जो आपका बूढ़ा सन्यासी था ना, वो कुछ अलग बिहेव कर रहा था, आपका जो विचित्र अलग व्यवहार कर रहा था, जैसा वो डेली नहीं करता है। वो कह रहा था कि रात हो रही है, यहाँ रुकने के लिए आसपास कोई जगह नहीं है, रात घनी है, कोई डाकू वगैरह का खतरा है यहाँ पे। तो युवा सन्यासी ने सोचा कि यार ऐसी क्या बात है, ये ऐसा हमेशा तो करते नहीं है, इतना इन्हें भय सन्यासी को किस बात का भय। क्योंकि भाई जो आपका सन्यासी होता है, जो घर छोड़ के जाता है, उसे फिर किस चीज़ का भय, उसे तो भय नहीं होता। तो इतना इन्हें भय क्यों है। वो फिर बार बार वो बात दोहराए जाते हैं, और अपने उनके साथ एक झोला था, थोड़ा छोटा सा बैग था। वो वृद्ध सन्यासी उसे बार बार टटोल रहा था और आगे बढ़ रहा था। एक कुएं के पास वो पानी पीने के लिए रुकते हैं, आपका जो एक वेल होता है उसके पास। युवा सन्यासी कहता है कि यार ऐसा क्या है इस झोले में जो ये बार बार इसको ऐसा संभाल रहे हैं और कह रहे हैं कि रात घनी है, डाकू आ सकते हैं। वो उसे चेक करता है तो उसे अंदर एक सोने की ईंट मिलती है। तो उसे पता लगता है कि ये इन्हें अटैचमेंट हो गई है उससे, ठीक है, ये जो लोहे आपकी जो सोने की ईंट है उससे। वरना इन्हें किस बात का भय।
तो वो क्या करता है, वहाँ उस सोने की ईंट को बाहर निकाल के वहाँ एक आपकी नॉर्मल जो आपकी पत्थर की आपकी जो ईंट होती है वो रख देता है। अब वो जाते हैं, आगे जाते हैं, फिर वो आपका चिंता में रहता है। आपका व्रत सन्यासी बार बार झोले को टटोल रहा है कि रात घनी है, कहीं डाकू ना आ जाए। इस पे थोड़ी दूर चल के फिर आपका जो युवा सन्यासी है वो उसे कहता है कि आप निश्चिंत रहें, आपकी समस्या का निदान मैंने कुएं के पास ही कर दिया है। ठीक है, तो अचानक वो उस जो आपका बैग है उसे देखता है, तो उसके अंदर उसे नॉर्मल ईंट दिखती है। तो वो अचानक हंसता है, उसे अपनी अपने जो सारा उसका कार्य था उस पर हंसी आ जाती है कि उसे, मतलब वो जो आपकी सोने की ईंट थी वो वहीं कुएं के पास छोड़ दी, लेकिन वो उसके बाद भी यहाँ तक चिंतित रहा। क्यों? क्योंकि उसकी अटैचमेंट थी उस झोले के अंदर जो ईंट है, कि अरे मेरे पास सोने की ईंट है। तो अटैचमेंट बहुत दुख देती है। फिर उसे पता लगा कि मैं भ्रम में ही जी रहा था, और आपका जो मतलब ऐसे ही फालतू में ही जो है चिंता कर रहा था। फिर वो वहीं रात को सो जाते हैं। फिर किसी बात की चिंता न थी, क्योंकि चिंता आपकी अटैचमेंट थी उस सोने की ईंट के साथ, वो खत्म हुई, उसी के साथ चिंता भी गई। अब रात घनी हो, कहीं से डाकू आए, क्या करेंगे? कुछ नहीं। तो यही आपका अपरिग्रह है कि भाई हमें किस चीज़ को है ना अपने साथ उसका मतलब इकट्ठा नहीं करना है, इससे कि हमारी अटैचमेंट बढ़ती है। ठीक है, तो ये उसका एम है कि अटैचमेंट नहीं बढ़ानी है अपने को, उसे कंट्रोल करना है। इट इज़ वन ऑफ द 5 महाव्रत वर्ताज ऑफ जैनिज्म। जो आपके 5 महाव्रत हैं जैनिज्म में, जैन धर्म में, उसमें से एक है। जो आप देखते हैं ना कौन कौन से, जैसे आपका अहिंसा है, अस्तेय है। ठीक है, अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, कि भाई हमें किसी की हत्या वगैरह नहीं करनी है ना। आपका जो मन है, कर्म है, हमारी वाणी है, उससे किसी प्रकार हमें किसी को ठेस नहीं पहुंचानी है। अस्तेय यानी नॉन स्टीलिंग, के हमें चोरी नहीं करनी है, वो आपका अस्तेय है। एक आपका नॉन पोजेशन है अपरिग्रह, और एक आपका मतलब आपकी सेलिबेसी यानी ब्रह्मचार्य, आपको पता है उसका पालन करना होता है। एक आपका झूठ नहीं बोलना ना, सत्य बोलना रहता है। ये आपके 5 महाव्रत हैं। नेक्स्ट है आपका अरेंज द फॉलोइंग दिल्ली सल्तनत रूलर्स इन देयर करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपकी जो दिल्ली सल्तनत है उसमें जो आपके शासक हुए उन्हें हमें एक क्रम में जमाने को बोला है। पहली बात तो ये जो आपके चारों शासक हैं, ये चारों आपके एक ही वंश के शासक है। ठीक है, जो आपका हम जिसे गुलाम इलबरी या तुर्क वंश के आप कहते हैं उसका है। ठीक है, जो आपका दिल्ली सल्तनत का आपका फर्स्ट आपका जो किंगडम था, डायनेस्टी थी, उसका है। अब देखो, सबसे पहले आपको बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी थी। कब करी थी? तो 1206 में, 1206 में करी थी। और यहाँ से लेके 1210 तक इन्होंने रूल किया। तो इतना तो आपको पता है कि सबसे पहले आपका कुतुबुद्दीन ऐबक आया था, और उसने आपकी जो दिल्ली सल्तनत है उसकी उसे मतलब फाउंडेशन उसकी जो रखी थी, नींव रखी थी। ठीक है, तो आपका जो 3 वाला है वो सबसे पहले आएगा। तो ए में 3 पहले है, बी में भी है, लेकिन सी और डी में नहीं है। तो 2 तो आपके एलिमिनेट हो गए। अब आपको बताया कि कुतुबुद्दीन के बाद इल्तुतमिश बनता है, जो आपका 1211 से लेकर 36 तक रूल करता है, 1236 तक। ठीक है, एडी तक। तो आपका सेकंड कौन आएगा? आपका सेकंड होगा आपका इल्तुतमिश। तो इसमें आपका जो है रजिया दे रखा है, तो आपका ए भी गया। अब आपका बचा है क्या? बी वाला। तो ये आपका सी होगा। इसके बाद आपको पता है कि रजिया सुल्तान बनती है, जो 1236 से 40 तक 4 साल आपका रूल करती है। ठीक है, बाद में बलबन बनता है, जो आपको बताया कि करीब 1265 से लेके आपका 87 तक आपका रूल करता है। ठीक है, 87 के आसपास तक। तो ये आपका इनका करेक्ट आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। बलबन आपको पता है कि जो आपकी लौ और रक्त की नीति है उसके लिए आपका फेमस था। ठीक है, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के लिए बलबन। जो आपको पता है कि इल्तुतमिश जो है उसने आपको पता है कि तुर्कान ने चहलगानी बनाई, और बलबन ने उसको खत्म किया। आपके जो 40 सरदार थे उनको। कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, ये आपको पता ही है। और रजिया सुल्तान जो है वो आपकी फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली थी, दिल्ली की पहली महिला शासक थी। और बलबन जो है थ्योरी ऑफ किंगशिप, जिल्ले इलाही, देवी राजत्व का सिद्धांत इन्होंने दिया था बलबन ने, कि भाई मैं तो देवताओं का बेटा हूँ। ठीक है, जिल्ले इलाही यानी कि ईश्वर की छाया। जिल्ले इलाही का अर्थ क्या होता है? ईश्वर की छाया, शेडो ऑफ गॉड। ठीक है, ईश्वर की छाया, शेडो ऑफ गॉड। और रजिया सुल्तान दिल्ली की फर्स्ट आपको पता है कि वुमेन रूलर थी। इल्तुतमिश जो है उसे दिल्ली सल्तनत का आपका रियल फाउंडर बोलते हैं, वास्तविक संस्थापक। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी कैपिटल थी ना, वो लाहौर से ले गया दिल्ली। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो कैपिटल थी वो लाहौर थी। ठीक है, इसकी जो कैपिटल थी वो लाहौर थी, राजधानी वो आपकी थी लाहौर। तो इसको फिर जो है आपका ये ले गया, आपका जो इल्तुतमिश है ये ले गया आपका दिल्ली। इसने अपनी जो कैपिटल है लाहौर से ये ले गया आपका दिल्ली। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं रियल फाउंडर। रियल फाउंडर बोलते हैं इसको, रियल फाउंडर, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। नेक्स्ट है आपका विच रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी इज क्रेडिटेड विथ कंस्ट्रक्टिंग द फोर्टिफाइड सिटी ऑफ तुगलकाबाद। ये प्रश्न आपका हमने कल ही किया है कि आपका जो गयासुद्दीन तुगलक है, जिसे गाजी मलिक भी बोलते हैं, उसने आपका जो है इसकी स्थापना करी थी तुगलकाबाद की। ठीक है, और किलेबंद राजधानी यानी फोर्टिफाइड कैपिटल सिटी इसने बनाई थी। और कब? आपकी 1321 से 1325 के बीच में। नॉन फॉर मैसिव स्टोन
फोर्टिफिकेशन यानी विशाल पत्थर की किलेबंदी के लिए प्रसिद्ध है, मतलब चारों ओर से पत्थर से आपकी उसकी किलेबंदी की गई है। नेक्स्ट है आपका रानी दुर्गावती हु डाइड डिफेंडिंग हर किंगडम अगेंस्ट मुगल फोर्सेस वाज मैरिड टू विच गोंड किंग, यानी कि रानी दुर्गावती जी जिनकी मृत्यु मुगल सेना के विरोध में अपने राज्य की रक्षा करते हुए उन्हें वीरगति प्राप्त हुई, उनका विवाह जो है किस गोंड राजा से हुआ था? उनका विवाह हुआ था दलपत शाह से, ऑप्शन बी, ठीक है, दलपत शाह। दलपत शाह वाज द गोंड रूलर ऑफ गढ़कटंगा, यानी कि दलपत शाह जो है आपके गोंड जाति के शासक थे गढ़कटंगा के, ठीक है। रानी दुर्गावती रूल्ड एज रिजेंट आफ्टर हिज डेथ, यानी कि उनकी मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती ने संरक्षिका के रूप में कार्य किया, ठीक है, शासन किया। शी डाइड फाइटिंग आसफ खान मुगल जनरल इन 1564, 1564 में अकबर का जो सेनापति था आपका आशफ खान, उससे लड़ते हुए उन्हें वीरगति प्राप्त हुई रानी दुर्गावती जी को, ठीक है। What major event occurred in the life of Robert Clive in the year 1774, यानी कि 1774 में आपका रॉबर्ट क्लाइव है उसके जीवन में कौन सी बड़ी घटना घटी? अब सबसे पहले जानते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव है कौन। आपको याद होगा कि 23 आपको पता है जून को है ना, 23 आपको जून जो है उसको 1757 में 1757 में आपका प्लासी का बैटल होता है, ठीक है। जून 23 1757 उस टाइम आपका जो है बैटल ऑफ प्लासी देखने के लिए मिलता है आपको, ठीक है, प्लासी का युद्ध। इसमें जो अंग्रेज सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था? वो आपका रॉबर्ट क्लाइव तो कर रहा था, प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी। तो इसमें आपको बताया कि एक तो जो आपका बंगाल का नवाब था, ठीक है, बंगाल का नवाब जो आपका सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव ने जो है इसमें आपका जो आपकी जो ब्रिटिश सेना थी उसका नेतृत्व किया था। तो इसके सामने कौन था? तो सिराजुद्दौला था जो आपका बंगाल का नवाब था, सिराजुद्दौला, उसे हराया था सिराजुद्दौला को, ठीक है, जो आपका बंगाल का नवाब था, नवाब, ठीक है, नवाब ऑफ बंगाल, इसे जो है आपका हराया था। तो इसके बाद जो है इनके जीवन में क्या ऐसा जो है आपकी घटना हुई उसके बारे में पूछ रहा है। तो देखो ऑप्शन ए तो है कि ही वाज असैसिनेटेड, यानी कि उनकी हत्या कर दी गई, है ना, ये तो आपका एक तो सही है, चलो ये फिर भी हो सकता है। ऑप्शन बी है कि ही वॉन द बैटल ऑफ बक्सर, उन्होंने बक्सर का युद्ध जीता। देखो पहली बात तो जो बक्सर में अंग्रेजों का नेतृत्व किया वो किया था हेक्टर मुनरो ने, ठीक है, हेक्टर मुनरो जो है उसने आपका जो है यहाँ पे अंग्रेजों की ओर से नेतृत्व किया था। और ये जो आपकी बात है ना वो आपकी 1764 की है, ठीक है, 1764 की है, तो जबकि यहाँ तो बात चल रही है 74 की, तो ये तो होने से रहा, तो ऑप्शन बी तो वैसे भी है। तीसरा है ही कमिटेड सुसाइड, हाँ ये आपका सही है, आपका जो रॉबर्ट क्लाइव है उसने आत्महत्या कर ली थी 1774 में। रॉबर्ट क्लाइव कमिटेड सुसाइड इन 1774 इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में उसने आत्महत्या कर ली रॉबर्ट क्लाइव ने। ही सफर्ड फ्रॉम डिप्रेशन एंड पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म, यानी कि उनका काफ़ी उनकी आलोचना की गई राजनीति में और वो डिप्रेशन में थे तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। प्लासी के युद्ध के लिए फेमस है, बैटल ऑफ प्लासी जो आपका है उसके लिए फेमस है, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है इसके लिए आपका जो फेमस है, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी के लिए। नेक्स्ट है आपका नेताओं की कौन सी तिगड़ी कांग्रेस के नरमपंथी विंग की प्रार्थना की राजनीति के लिए आलोचना करने के लिए जानी जाती है? विच ट्रायो ऑफ लीडर्स वाज नोन फॉर क्रिटिसाइजिंग द मॉडरेट विंग ऑफ द कांग्रेस फॉर इट्स पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर? अब देखो कांग्रेस में दो प्रकार के लोग थे आपके, एक थे आपके नरमपंथी और एक थे आपके गर्मपंथी। अब जो नरमपंथी थे ना उनका मानना था कि ये जो हमारे ब्रिटिशर्स हैं ना ये पढ़े लिखे लोग हैं, अगर हम इनसे विनती वगैरह करेंगे प्रेम से बातचीत करेंगे तो ये हमारी बात मान लेंगे। इनमें आपको बताया कि जो दादा भाई नौरोजी वगैरह हैं, फिरोज शाह मेहता हैं, ऐसे लीडर इसमें थे नरमपंथी में। अब गर्मपंथी में तीन लोग थे आपके, लाल बाल पाल जिन्हें तिगड़ी बोलते हैं, वो इनकी आलोचना करते थे, वो बोलते थे कि ये तो प्रार्थना की राजनीति करते हैं, उनसे भीख मांगते हैं ब्रिटिशर्स से, ठीक है। तो वो कौन थे? ऑप्शन ए बोलता है कि गांधी नेहरू पटेल, तो देखो गांधी तो अहिंसा वाला आदमी थे, है ना, अहिंसा वाला आदमी थे गांधी जी, तो वो तो ऐसे करने से रहे गर्मपंथी की बात। तिलक गोखले नौरोजी, नहीं नौरोजी तो खुद आपको बताया कि उसमें थे नरम पंथ में, ये भी गए। ऑप्शन सी लाल बाल पाल, लाल आपके जो लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये वो लोग थे जो आपके गर्म पंथ की ओर से थे और इनकी जो ये आपके नरम पंथ वाले थे इनको क्रिटिसाइज करते थे, यानी कि आपके लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये तीन लोग थे, ध्यान रखना ना। लाला लाजपत राय जो है आगे चल के आपको पता है कि जो लाहौर में इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था, वहाँ इनको काफ़ी सारी लाठियाँ लगी थी और इनकी फिर यहाँ से शहीद हो गए थे। तो तीन जने, लाल से आपका लाला लाजपत राय, पाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। दे रिप्रेजेंटेड द एक्सट्रीमिस्ट विंग ऑफ कांग्रेस, वे कांग्रेस के उग्रवादी गुट का प्रतिनिधित्व करते थे, जिनका ये मानना था कि ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते अंग्रेज, इन्हें मारना चाहिए हमें। एडवोकेटेड स्वदेशी बॉयकॉट एंड नेशनल एजुकेशन,
आपका जो स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के समर्थक थे कि हमें अपना देश की चीज़ें अपनानी चाहिए और ये जो सारी बाहरी चीज़ें हैं ना, इनका हमें बॉयकॉट करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए। The revolutionary figures Binoy Badal and Dinesh are famously associated with the attack of which building? क्रांतिकारी पात्र यानी कि आपके विनय बादल और दिनेश किस इमारत पर हमले से जुड़े हैं? ऑप्शन सी राइटर्स बिल्डिंग, इस पे इन्होंने आपका अटैक किया था। ठीक है, क्रांतिकारी थे आपके। इन्होंने अटैक occurred in 1930 कैलकाटा, 1930 में आपका कलकत्ता में हमला हुआ था और जो टारगेट था आपका वो था इंस्पेक्टर जनरल NS सिम्पसन। आपका जो सिम्प था उस पे इनका टारगेट था। सिंबल ऑफ कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल, बंगाल में जो है औपनिवेशिक प्रशासन का आपका प्रतीक था ये आपका जो NS सिम्पसन है। फिर इसके खिलाफ इन्होंने क्रांति की। ठीक है, इन पे टारगेट टारगेट था इसको खत्म करना। अगला आपका द उलुगुआन और ग्रेट रिबेलियन मूवमेंट वाज लेड बाय विच ट्राइबल लीडर, यानी कि आपका जो उलुगुआन या महान विद्रोह ग्रेट रिबेलियन आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किस आदिवासी नेता ने किया था, ये आपको यहाँ से पूछ रहा है। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं कि आपके जो बिरसा मुंडा है उन्होंने आपका इस नेतृत्व किया था। आपका जो ग्रेट ये आपका रिबेलियन था उसका, ये बात है आपकी करीब 1899 और 1900 के आसपास की। ठीक है, उस टाइम की ये बात है। आपका जो रिबेलियन था आपका 1899 और 1900 की। ठीक है, उस टाइम की बात कर रहा है जो आपका ये है ना, ये आपका उलुगुआन। उलुगुआन मीन्स ग्रेट टुमुल्ट, यानी कि महान विद्रोह। उलुगुआन का अर्थ आपका ये होता है। एम्ड एट एंडिंग ब्रिटिश रूल एंड लैंडलॉर्ड एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि इसका उद्देश्य था जो आपकी ब्रिटिशर्स का जो राज था और जो जमींदार शोषण करते थे ना आपके जो आदिवासियों का, उसको खत्म करना। बिरसा इज नोन एज धरती आबा, बिरसा को धरती आबा कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना, बिरसा मुंडा को। ठीक है। व्हाट वाज द प्राइमरी मोटिवेशन बिहाइंड द संथाल रिबेलियन लेड बाय सिद्धू एंड कानू मुर्मू, सिद्धू कानू मुर्मू चांद जैसे भाइयों ने जो आपका संथाल विद्रोह किया था उसके पीछे आपका मोटिवेशन क्या था? ठीक है, उसके पीछे कारण क्या था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो आपका 1855-56 में। ठीक है, यहाँ पे आपका ये हुआ था AD में। इसके पीछे आपका कारण क्या था? ऑप्शन ए टू सपोर्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश पर आपका जो प्रशासन था उसका समर्थन करना। अबे भाई, अगर ब्रिटिश प्रशासन का आपको सपोर्ट करना था तो उसके लिए आंदोलन थोड़ी करते, विद्रोह थोड़ी करते, तो ये तो गया। ऑप्शन सी टू एक्सपेंड दियर टेरिटरी, भाई अगर अपने क्षेत्र का कोई विस्तार करता है तो उसे विद्रोह थोड़ी बोलते हो, तो युद्ध हो जाता है आपका। ठीक है। धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देना, टू प्रमोट रिलीजियस कन्वर्जन, ये भी कैसी बातें करते हो? आदिवासी लोग आपके धर्म परिवर्तन और धर्म जैसी चीज़ों में वैसे भी बिलीव नहीं करते। ऑप्शन बी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिकूज एंड मनी लेंडर्स, जो आपके दिकू थे, जो आपके बाहरी लोग थे ना, जो इनके टेरिटरी में घुस रहे थे, है ना, आपकी जो साहूकार वगैरह, उनका विरोध करना। ऑप्शन बी जो इनका भोले भाले आदिवासियों का शोषण करते थे। ठीक है, दिकूज यानी आउटसाइड बाहरी लोग, जैसे जमींदार, ट्रेडर्स, मनी लेंडर, साहूकार वगैरह, ये क्या करते थे कि इन्हें ना मतलब पागल बना के थोड़े रुपये दे दे, मतलब दे देते, मान लो रुपये दे दिया, उस पर ये क्या करते थे, उनसे काफ़ी सारी उनकी जो ज़मीन वगैरह है वो इनसे ऐंठ लेते थे। तो इसके लिए जो आपके बाहरी लोग थे जो इन्हें पैसा देकर मतलब लालच में उलझा देते थे, इनके खिलाफ ये विद्रोह हुआ था। और अंग्रेजों के खिलाफ भी था क्योंकि अंग्रेज भी इनके टेरिटरी में घुसने का काम कर रहे थे। नेक्स्ट आपका रानी गाइदनल्यू इज सेलिब्रेटेड फॉर हर लीडरशिप इन विच एंटी ब्रिटिश मूवमेंट, यानी कि रानी गाइदनल्यू को किस ब्रिटिश विरोधी आंदोलन में उनके नेतृत्व के लिए जाना जाता है? तो कौन था वो? ऐसे ही वो आंदोलन जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, में तो आपके गांधी जी थे, है ना, बापू थे। ठीक है, गांधी जी का ये तो ये तो होने से रहा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन सी आपका चिपको मूवमेंट, ये उत्तराखंड में हुआ था, आपको बताया कि वहाँ सुंदरलाल बहुगुणा जैसे आपके लीडर थे। ये आपका जो है ये तो आपका पेड़ों से रिलेटेड था, है ना, पेड़ बचाने के लिए, तो ये तो ब्रिटिश विरोधी तो था नहीं। ताना भगत आंदोलन, ये आपको बताया कि ये आपका आदिवासी एक आपका जो आंदोलन था। तो बस बचा कौन सा आपका? हेरा का मूवमेंट। ऑप्शन बी, नागालैंड से थी आपकी रानी गाइदिन्ल्यू और हेराका मूवमेंट के लिए इन्हें जाना जाता है। एम्ड एट एंडिंग ब्रिटिश रूल एंड रिवाइविंग नागा फेथ, इनका जो ये आपका हेराका आंदोलन था उसका उद्देश्य क्या था? जो आपके ब्रिटिश शासन है उनको समाप्त करना और नागा धर्म को पुनर्जीवित करना। जो आपका नागा फेथ था जो आपका काफ़ी खराब कंडीशन में जा चुका था, उसे वापस रिवाइव करना। शी वॉज इम्प्रिजन्ड एट एज 16, यानी कि 16 वर्ष की आयु में उन्हें कारावास जेल में डाल दिया गया। जवाहरलाल नेहरू कॉल्ड हर रानी ऑफ द नागाज, नेहरू चिचा ने उन्हें नागाओं की रानी कहा। The revolutionary leader Bhaga Jatin masterminded which strategic plot to import arms for an uprising, यानी कि क्रांतिकारी नेता बाघा जतिन ने विद्रोह के लिए हथियार आयात करने की किस रणनीतिक योजना को अंजाम दिया? तो वो योजना कौन सी थी? देखो, चटगांव जो शस्त्रागार छापा है आपका, चिटागांव आर्मरी रेड, उसमें आपको बताया कि सूर्या सेन थे, है ना, मास्टर था। ठीक है, सूर्या सेन जो है जिन्हें आप मास्टर था बोलते हैं वो थे आपके यहाँ, तो मास्टर था। ठीक है, तो ये तो आपका
होने से रहे यहाँ पर। बात करें आपकी काकोरी योजना की, तो इसमें आपको पता है कि जो आपके राम प्रसाद बिस्मिल थे, ठीक है, राजेंद्र लाहिड़ी थे, अशफाक उल्ला खां थे, रोशन सिंह थे, वो थे आपके, ठीक है। ये उस समय की बात है आपकी। और गदर योजना जो है, इसमें आपको पता है कि जो आपके लाला हरदयाल जैसे लोग जो थे आपके, सोहन सिंह भाकना, ठीक है, लाला हरदयाल और आपके जो सोहन सिंह भाकना, ठीक है, सोहन सिंह भाकना जैसे आपके जो लोग थे, वो थे इसमें। जो आपकी गदर पार्टी थी ना, उसमें भागना, गदर पार्टी में, गदर पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना, गदर पार्टी उसमें। अब बचा कौन सा आपका जर्मन प्लॉट, ठीक है, तो ऑप्शन बी। इसमें क्या था कि आपका जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था ना, उस टाइम की बात है। इन्होंने सोचा बाका जतीन जी ने कि वहां से हम हथियार मंगाते हैं, ठीक है, जर्मन प्लॉट कहते हैं इसे। प्लान ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये योजना बनाई गई। और इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो इम्पोर्ट जर्मन आर्म्स टू इंडिया, जर्मनी से हथियार आयात करने इनका उद्देश्य था। बाका जतीन डाइड फाइटिंग ब्रिटिश पुलिस इन 1915, 1915 में ब्रिटिश पुलिस से लड़ते हुए शहीद हो गए। द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन विच प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, जो आपकी मूल संरचना है ना संविधान की, उसका जो सिद्धांत है आपका बेसिक स्ट्रक्चर वाला, जो संविधान की मूलभूत विशेषताओं की रक्षा करता है। जैसे मूलभूत विशेषताएं क्या है, आपका बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, मूल संरचना, ऐसी चीजें हैं जो संविधान को, भारतीय संविधान को एक संविधान बनाती है, उन्हें हटाया नहीं जा सकता, ऐसी कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका सेकुलरिज्म हो गया ना, कि अभी हमारे जो है देश जो है उसका कोई धर्म नहीं होगा, धर्मनिरपेक्षता, तो इसे हटा नहीं सकते, आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ऐसी चीजें जो है उन्हें हटा नहीं सकते, उन्हें बोलते हैं मूल संरचना। तो इसे किसने आपका स्थापित किया था, तो राष्ट्रपति ने नहीं किया, संसद ने भी नहीं किया, संविधान सभा ने भी नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने, ऑप्शन सी। जब आपका केशवानंद भारती वाला केस था ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आपका जजमेंट दिया था। द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। 1973 में जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद था, उसमें इन्होंने आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर वाला जजमेंट दिया था। इट लिमिट्स पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। ये अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद की जो संविधान संशोधन की शक्ति है उस पर सीमा लगाता है। देखो, आपका जो अनुच्छेद 368 है ना, वो क्या कहता है कि संसद जो है संविधान में अमेंड कर सकती है, संशोधन कर सकती है, लेकिन उसकी एक सीमा है। ये नहीं है कि आप संशोधन करके हर एक चीज़ को मतलब बदल रहे हो। जैसे भारत जो है आपको पता है कि लोकतांत्रिक गणराज्य, ये आपका जो है मतलब डेमोक्रेटिक, ये भारत को बनाता है कि भाई भारत जो है आपका जो है डेमोक्रेसी है इंडिया में, भारत जो है लोकतांत्रिक है आपका। तो ये जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, अब ऐसा नहीं है कि आपके पास मतलब अमेंडमेंट करने का पावर है तो आप उसे भी, आप तानाशाह बन जाओ, है ना, आप उसे संशोधन, आप जो है संशोधन कर दो उसमें, और ये कह दो कि नहीं आज से भारत लोकतांत्रिक नहीं है, अब भारत जो आपका राजशाही होगी, तानाशाही होगी, ठीक है। ये तो गलत है। तो ये उस सीमा पे आपका जो है एक सीमा लगाता है, ठीक है, लिमिट लगाता है कि भाई रुक जाओ, हर एक चीज़ में तुम अमेंड नहीं कर सकते। इसकी जो आपकी आपकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसकी आपकी जो कोर फीचर्स हैं, वो आपकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या क्या है, जैसे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारत में संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है, प्रधानमंत्री भी नहीं है, राष्ट्रपति भी नहीं है, सुप्रीम आपका जो संविधान है उससे ऊपर कुछ नहीं है, क्योंकि संविधान में ही तो सारी चीज़ें बताई गई है। प्रधानमंत्री, आपकी सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, सबके बारे में संविधान में बताया गया है। तो जिनसे ये निकले हैं उससे ऊपर कोई थोड़ी होगा, नहीं होगा ना भाई। नेक्स्ट है आपका जुडिशियल रिव्यू, यानी कि न्यायिक समीक्षा। कोई भी कानून अगर आपकी ये बनाए आपकी गवर्नमेंट, तो उसे सुप्रीम कोर्ट जो है उसका रिव्यू कर सकता है कि भाई ये कहीं लोगों के जो हित हैं, लोगों के जो राइट हैं, उन पे तो कुछ उनका हनन तो नहीं कर रहा, एक्सप्लोर तो नहीं कर रहा। तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो आपका बेसिक, आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें आता है। सेकुलरिज्म, यानी कि आपका जो धर्म निरपेक्षता है, फेडरलिज्म, और जैसे आपकी जो ऐसी विशेषताएं हैं वो आपकी मतलब इसमें आती हैं, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर में। Which article of the Constitution provides procedural safeguards to civil servants before they are dismissed, यानी कि जो आपका प्रोसीजर होता है ना उनका, मतलब उन्हें कि भाई हटाने का, तो इन्हें जो है बचाता है बर्खास्त करने से। वो कौन सा है आपका संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो आपकी जो ये लोक सेवक हैं, सिविल सर्वेंट है ना आपकी, इन्हें बर्खास्त होने से पहले प्रक्रियात्मक सुरक्षा प्रदान करता है। तो वो है आपका आर्टिकल 311, अनुच्छेद 311। ये आपका इन्हें बचाता है, ठीक है, मनमाने ढंग से बर्खास्त किए जाने से इन्हें बचाता है, सुरक्षा देता है। इट मैंडेट्स इंक्वायरी एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बिफोर डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक, ठीक है। तो ये बर्खास्ती, पदच्युत और पदोन्नति से पहले जांच और सुनवाई का अवसर अनिवार्य करता है। कि भाई ऐसे नहीं है कि तुम मनमाने ढंग से उसे हटा रहे हो, नहीं, उसे भी मौका मिलना चाहिए अपनी बात रखने का, है ना। यानी कि अगर तुम उसे हटाने से पहले उसे मतलब उसका, उसे नीचे, उसकी रैंक जो है नीचे घटाने से पहले तुम उससे बात करनी होगी, उसे भी उसकी बात रखने का मौका होना चाहिए, जांच भी होनी चाहिए।
Article 310 contains the doctrine of pleasure, but Article 311 acts as its limitation. ठीक है, अनुच्छेद 310 में प्रसाद का सिद्धांत है, जबकि 311 जो है उस पर नियंत्रण करता है। According to the Indian Constitution, which authority has the exclusive power to alter the boundaries of states? यानी कि राज्य की सीमाओं को बदलने की जो शक्ति है ना, वो किसके पास है संविधान में? तो सबको पता है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की संसद के पास। ठीक है, आपका जो संविधान का जो पार्ट 1 है, ठीक है, पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 जो आपका कहाँ से कहाँ तक बात करता है, आपका आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, ये सारी बताता है कि भाई यूनियन और इसकी जो टेरिटरीज होंगी ना, सारी स्टेट वगैरह, उनके बारे में, सीमाएं राज्यों के बारे में। तो इसका आर्टिकल 3 कहता है, आर्टिकल 3, कि भाई पार्लियामेंट जो है ना, वो राज्यों की जो सीमाएं हैं, बाउंड्रीज हैं, उनमें चेंजेस कर सकती है। ठीक है, आर्टिकल 3 एम्पावर्स पार्लियामेंट टू क्रिएट न्यू स्टेट्स और एल्टर एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज। यानी कि अनुच्छेद 3 जो है संसद को नए राज्य बनाने, जैसे आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना बनाया गया था, वैसे ही उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड बनाया गया था। तो ये सारी चीज़ें किसके अंडर होती हैं? आर्टिकल 3 के अंडर होती है। और सीमाएं बदलने की शक्ति भी देता है कि भाई कोई चीज़ जो है, उत्तर प्रदेश को थोड़ा छोटा कर दिया, बिहार को थोड़ा बड़ा कर दिया, ऐसी चीज़ें जो है आर्टिकल 3 के अंडर होती है पार्लियामेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट ओनली रिकमेंड्स एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स व्यूज आर नॉट बाइंडिंग। ठीक है, राष्ट्रपति केवल सिफारिश करता है, राज्य विधानमंडल की जो राय है वो बाध्यकारी नहीं होती है। मतलब बात क्या है कि राष्ट्रपति केवल अपनी सिफारिश कर सकता है कि भाई आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है, माने या ना माने, ये सब आपकी संसद पर डिपेंड करता है, पार्लियामेंट पे। और जो राज्य विधानमंडल है, जो हमारी मान लो ये कि मांग कर रहा है कि 2 राज्य बना दो, अब वो माने या ना माने, पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड करता है। यूज्ड ड्यूरिंग स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 एंड फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना। यानी कि आपका जो आर्टिकल 3 है, इसका उपयोग इस टाइम पे किया गया था। विच स्पेसिफिक रिट इज इशूड बाय ए हायर कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट टू स्टॉप पेंडिंग प्रोसीडिंग्स दैट एक्सीड इट्स जस्टिफिकेशन। ठीक है, उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को उसके क्षेत्राधिकार से बाहर चल रही कार्यवाही को रोकने के लिए कौन सी विशिष्ट रिट जारी की जाती है? एक स्पेसिफिक, आपकी जो स्पेसिफिक रिट है, जारी करता है कि भाई आपका जो हायर कोर्ट है ना, वो अपने निचले कोर्ट को, जैसे मान लो कि सुप्रीम कोर्ट जो है आपके हाई कोर्ट को बोल रहा है, हाई कोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बोल रहा है कि तुम अपना जो एरिया है ना उससे बाहर मत जाओ। मान लो तुम्हारा एरिया केवल लखनऊ तक का है, ठीक है, लखनऊ में सीमित रहो, तुम काशी का मुद्दा काहे देख रहे हो? उसे बोलते हैं प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। अपने कायदे में रहो, कायदे में रहोगे छोटे भाई तो फायदे में रहोगे। ठीक है, प्रतिषेध लगाता है कि तुम अपने अंडर काम करो, बाहर मत जाओ। ठीक है, प्रोहिबिशन इज इशूड व्हेन ए लोअर कोर्ट एक्सीड इट्स जुरिस्डिक्शन। यानी कि आपकी जो प्रतिषेध है, ये रिट जब तब जारी की जाती है जब निचली अदालत है ना, वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का मुद्दा अपने अंदर सुन रही होती है। ये निवारक प्रकृति की होती है और अंतिम निर्णय से पहले जारी होती है। इट इज प्रिवेंटिव इन नेचर एंड इशूड बाय बिफोर फाइनल जजमेंट। डिफरेंस क्या है इसमें? आपका जो अंतर सर्टियोररी निर्णय के बाद सुधार करती है, प्रतिषेध पहले रोकती है। आपका जो है ना, उन दोनों में आपका जो अंतर है प्रोहिबिशन में और आपकी जो सर्टियोररी है उसमें, आपका जो ये अंतर है। ठीक है, किस प्रकार की विट्टो शक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है लेकिन भारत के राष्ट्रपति के पास उपलब्ध नहीं है? विच टाइप ऑफ विट्टो पावर इज possessed by the president of the USA but is not available to the president of India? अब देखो, अमेरिका में जो राष्ट्रपति है वो तो आपका इंडिया का जैसा पीएम है ना, उस वैसी शक्तियाँ उसके पास, ठीक है, उससे भी ज़्यादा शक्तियाँ हैं, लेकिन भारत में तो नहीं है। तो देखो, एब्सोल्यूट विट्टो इंडिया में भी है, वहाँ पे भी है, लेकिन जो आपकी सी है ना, क्वालिफाइड विट्टो, आपकी जो विशिष्ट विट्टो है, ये यूएसए के प्रेसिडेंट के पास है, इंडिया में नहीं है। क्वालिफाइड विट्टो अलाउज ए बिल टू बी ओवरराइडन बाय स्पेशल मेजोरिटी। यानी कि जो आपका विशेषित विट्टो है उसमें विशेष बहुमत से विधेयक को पुनः पारित किया जा सकता है। ठीक है ना? वापस से, यूएस प्रेसिडेंट पजेस क्वालिफाइड विट्टो अंडर द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका के राष्ट्रपति के पास ही शक्ति है। भारत का जो राष्ट्रपति है उसके पास एब्सोल्यूट सस्पेंसिव और पॉकेट वेटो है, यानी कि पूर्ण निलंबनकारी और पॉकेट वेटो है। एब्सोल्यूट में क्या होता है कि वो पूरी तरीके से नकार देता है ना, मना कर देता है राष्ट्रपति किसी बिल को कि नहीं, पार नहीं करेंगे, इसे पास नहीं करेंगे, इसे आर पार नहीं करेंगे। सस्पेंसिव में क्या है कि वो उसे गौर ही नहीं करता, ठीक है, अपने पास, मतलब निलंबित कर देता है कि छोड़ो नहीं। पॉकेट विटो में वो अपने पास रख लेता है, अपनी पॉकेट में डाल लेता है। ठीक है, इन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, वोट इज द प्रैक्टिस ऑफ पुटिंग डिमांड्स टू वोट विदाउट डिस्कशन ड्यू टू टाइम कंस्टेंट्स कॉल्ड, है ना। जब का संसदीय प्रक्रिया में समय की कमी के कारण बिना चर्चा की मांगों को मतदान के लिए रखने की प्रति आपकी जो प्रथा है उसे क्या कहते हैं? भाई टाइम, आपको पता है टाइम कम है, तो चर्चा के लिए मांगों को मतदान के लिए रखने की जो प्रक्रिया है उसे बोलते हैं गिलोटिन। ऑप्शन ए, गिलोटिन बोलते हैं। ठीक है, गिलोटिन इज अप्लाइड ड्यूरिंग द बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट।
बजट सत्र के टाइम ये लागू होती है। पेंडिंग डिमांड्स आर पुट टू वोट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। समय की कमी के कारण जो आपकी लंबित मांगे हैं उन्हें मतदान में डाल दिया जाता है कि भाई इस पे चर्चा कौन करेगा, इस पे तुम वोट आपका जो वोटिंग करके देख लो। इट इंश्योर्स टाइमली पैसेज ऑफ द फाइनेंस बिल। ठीक है, जब आपको वित्त विधेयक होता है, जब आपका फाइनेंस बिल होता है, उसको समय पर पारित करने में सहायक होता है, टाइम पर। नेक्स्ट है आपका, विद इन what time frame must a proclamation of national emergency be approved by each house of parliament। जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, जो आपका आर्टिकल 352 में हम देखते हैं, है ना, अनुच्छेद 352 में, उसके बारे में बात कर रहा है कि भाई इसकी जो उद्घोषणा है ना, मान लो आपने नेशनल इमरजेंसी लगा दी राष्ट्रपति से बात करके, लेकिन पार्लियामेंट से भी तो अप्रूव होना चाहिए ना। दोनों सदन है आपके ईच हाउस, यानी कि आपका राज्यसभा और लोकसभा, दोनों से 1 महीने के अंदर आपको जो है पास करवाना होता है, अप्रूव करवाना होता है। ऑप्शन ए, ठीक है। बोथ हाउसेस मस्ट अप्रूव इट विद इन 1 मंथ बाय स्पेशल मेजोरिटी। विशेष बहुमत चाहिए होता है इसमें, और 1 महीने के अंदर चाहिए होता है। आफ्टर अप्रूवल इट कंटिन्यूज फॉर 6 मंथ्स एट ए टाइम। अनुमोदन के बाद ये प्रत्येक 6 बार, मतलब प्रत्येक बार 6 महीने तक चलता है, यानी कि आपने एक बार आपका अप्रूव करवा लिया, अब ये आपका 6 महीने तक चलेगा। आपका जो इमरजेंसी है, फिर आपको 6 महीने में वापस आपको अप्रूव कराना पड़ेगा, फिर ये 6 महीने चलेगा ऐसे। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली एबोलिशेस द प्रैक्टिस ऑफ अनस्टेबिलिटी। यानी कि आपका जो अस्पृश्यता की प्रथा है उसे समाप्त करता है। कि भी ऐसे मानते हैं ना, पहले ऐसे मतलब था इंडिया का जो समाज सोसाइटी है उसमें, कि भाई ये अछूत है ना, इसे छूने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है। तो जो अस्पृश्यता है, अनस्टेबिलिटी है, इसे आपका जो आर्टिकल 17 है वो पूरी तरीके से समाप्त करता है। ठीक है, कि ऐसी मूर्खतापूर्ण चीज़ों में अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, ये अपराध है। ठीक है, पनिशेबल ऑफेंस है, दंडनीय अपराध है। आर्टिकल 17 abolishes अनटचेबिलिटी इन ऑल फॉर्म। यानी कि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को सभी रूपों में समाप्त करता है। एनफोर्समेंट थ्रू प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। आपका जो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 है वो इसका प्रवर्तन करता है। ठीक है, उसके थ्रू ये हमारा चल रहा है। वोलेशन इज ए पनिशेबल ऑफेंस। अगर आप किसी के साथ अछूत वाला व्यवहार करते हैं तो फिर आपको दंड भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। नेक्स्ट है, द कैरेक्टरिस्टिक यानी कि बैडलैंड्स और रेवेंस ऑफ द चंबल रीजन आर प्राइमरली कॉज्ड बाय विच प्रोसेस। यानी कि आपका जो चंबल क्षेत्र में विशिष्ट बैडलैंड्स या बीहड़ हैं वो मुख्य रूप से किस प्रक्रिया का कारण बनते हैं। तो आपने देखा होगा पान सिंह तोमर में कि सर बागी हैं हम, बागी जो आपके चंबल में होता है ना, जो आपके बीहड़ हैं, वहाँ पहले तो आपको पता है काफ़ी सारे डाकू बागी वगैरह रहते थे। तो उसके बारे में कह रहा है कि वो कैसे बनते हैं वो बीहड़, वो ऊबड़ खाबड़ होते हैं। तो जब नदी जाते हैं, नदी आपकी मिट्टी को काटती है तो ऊबड़ खाबड़ बनता है बीहड़। तो आपका ऑप्शन बी, वर्टिकल वाटर इरोजन, यानी कि ऊर्ध्वाधर जल अपरदन। ठीक है, आपका ऑप्शन सी बोल रहा है ग्लेशियर मूवमेंट, हिमनद संचलन। अबे भाई, आपके जो ये चंबल के बीहड़ हैं ये राजस्थान मध्य प्रदेश यहाँ पे है। यहाँ कौन सा आपका हिमालय आ रखा है जो वहाँ से आप हिमनद निकालोगे, ग्लेशियर निकालोगे। तो ऑप्शन बी, बहते जल द्वारा तीव्र नाली अपरदन से बीहड़ बनते हैं, यानी कि इंटेंस गल इरोजन। आपका काफ़ी जो पानी का बहाव तेज होता है ना, तो उससे आपकी जो कटते कटते आपके खड्डे बन जाते हैं, उन्हें बीहड़ बोलते हैं। सॉफ्ट एलुवियल सॉइल एक्सीलरेट्स इरोजन, यानी कि जो नरम जलोढ़ मिट्टी है अपरदन को तेज करती है। चंबल रीजन स्पेंस एमपी राजस्थान यूपी। आपका जो चंबल का क्षेत्र है जो बीहड़ वाला, ये आपका मध्य प्रदेश राजस्थान और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। ये आपका मान लो एक बड़ा सा आपका मिट्टी का क्षेत्र है। ठीक है, ये आपका बड़ा सा आपका मिट्टी का क्षेत्र है। अब यहाँ से आपकी नदी आई, चंबल आई। अब ये यहाँ से यहाँ आपके ये खड्डे हो जाएंगे, इससे कट कट के ये आपकी यहाँ आपका गड्ढा बन जाएगा, यहाँ गड्ढा बन जाएगा। तो ये आपकी यहाँ पे ऊंची भूमि, नीचे आपकी नीची भूमि, तो आपके खड्डे बन जाते हैं ऐसे। ठीक है, अपर्दन से। विच मेजर इंडियन रिवर हैज फेस्ड सिवियर इकोलॉजिकल डैमेज ड्यू टू वाइड स्प्रेड इलीगल सैंड माइनिंग। व्यापक अवैध रेत खनन के कारण किस प्रमुख भारतीय नदी को गंभीर पारिस्थितिक क्षति का सामना करना पड़ा है। यानी कि जबरदस्ती आपकी जो है आपकी माइनिंग कर रहे हैं वहाँ पे, है ना, सैंड माइनिंग। आपकी जो रेत माफिया ना, बजरी माफिया, वो तो आपकी जो गंगा रिवर है उसे इसका आपका काफ़ी सामना करना पड़ा है। ऑप्शन सी, ठीक है। इलीगल सैंड माइनिंग डिस्टर्ब्स रिवर इकोलॉजी एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज। ठीक है, जो आपका अवैध रेत खनन है वो नदी पारिस्थितिकी और भूजल पुनर्भरण को प्रभावित करता है। यानी कि आपका जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है, भूजल पुनर्भरण है, उसको प्रभावित करता है। कैसे? आपकी ये रेत को है ना खोदे जा रहे हैं, खोज रहा मतलब अवैध रूप से, इलीगल रूप से ये खोदे जा रहे हैं। अब एक तो उसकी इकोलॉजी जो है वो आपको पता है कि डिस्टर्ब होगी। उसके साथ साथ आपका जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है ना, भूजल पुनर्भरण, यानी कि आपका जो नीचे पानी वापस आपका बनता रहता है, उसे भी ये प्रभावित करता है। मेजर इम्पैक्ट सीन इन उत्तर प्रदेश
बिहार, वेस्ट बंगाल, आपका जो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में आपका इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। रेगुलेटेड अंडर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डायरेक्शंस, यानी कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अंतर्गत ये आपका नियंत्रित होता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मार्थियंस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, हाउ डू फूड सप्लाई एंड पॉपुलेशन टिपिकली ग्रो, यानी कि माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या आमतौर पर कैसे बढ़ती है। तो वो कहता है कि जनसंख्या ज्यामिति, खाद्य आपूर्ति अंगणितीय रूप से, पॉपुलेशन ज्योमेट्रिकली और फूड सप्लाई जो है आपकी अर्थमेटिकली ऐसे आपकी बढ़ती है। ऑप्शन सी। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग प्रोपोज्ड बाय थॉमस रॉबर्ट माल्थस 1798, 1798 में ये थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने आपका जो है आपका सिद्धांत दिया। पॉपुलेशन ग्रोज एज 1 to 4 8, और आपकी जो फूड है वो कैसे बढ़ता है, खाद्य आपूर्ति, फूड सप्लाई वो आपकी 1 to 3 4 बढ़ती है। इससे सकारात्मक आपका अकाल रोग और निवारक जो है नैतिक संयम नियंत्रण उत्पन्न होते हैं। ठीक है। पॉजिटिव और आपकी जो प्रिवेंटिव जो है आपके इससे उत्पन्न होते हैं अलग अलग। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड्स, व्हाट डज एन इन्वर्टेड ट्रायंगल शेप रिप्रेजेंट, यानी कि जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में उल्टा त्रिभुज आकार क्या दर्शाता है। ठीक है। उल्टा, ऐसा मान लो, ऐसा आपका जो है ये आपका त्रिभुज है, ये कैसा आपका संकेत है, किस चीज़ का संकेत है, ये आपका उल्टा त्रिभुज है ये। तो ये आपकी घटती हुई जनसंख्या का है भाई, यानी कि पहले लोग ज़्यादा थे, अब आपके धीरे धीरे लोग कम होकर यहाँ पे आ गए। पहले इतने लोग थे आपके, अब इतने ही लोग हैं। तो घटती हुई जनसंख्या है ना, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। ऑप्शन सी। एन इन्वर्टेड ट्राइंगल शोज नैरो बेस एंड वाइडर टॉप, मीनिंग फ्यूअर यंग पीपल, यानी कि उल्टे त्रिभुज का आधार संकरा और ऊपरी भाग चौड़ा होता है। ये कम जन्म दर और वृद्ध जनसंख्या को दर्शाता है, यानी कि इट इंडिकेट्स लो बर्थ रेट एंड एजिंग पॉपुलेशन, की लोग यहाँ पे बूढ़े ज़्यादा हैं और यहाँ की बर्थ रेट कम है। कॉमन इन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक जापान, जर्मनी, यानी कि आपके जो विकसित देश है ना, जैसे आपकी जर्मनी, जापान, यहाँ आपका ये कॉमन आपको देखने के लिए मिलता है, यानी कि लोग यहाँ पे कम हो रहे हैं, यहाँ से धीरे धीरे जनसंख्या घट रही है यहाँ पे, क्योंकि लोग उतने बच्चे पैदा करने में इंटरेस्टेड नहीं है और बूढ़े यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है। भविष्य में जनसंख्या घटने का संकेत देता है कि भाई फ्यूचर में आपकी कम होगी, अभी तो बढ़ती कम है, आने वाले टाइम में आप बिल्कुल कम हो जाएंगे आपकी पॉपुलेशन यहाँ की। जापान में तो आपको देखने के लिए मिल ही रहा है, लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है इस चीज़ में। हाउ इज पॉपुलेशन डेंसिटी साइंटिफिकली डिफाइंड, यानी कि जनसंख्या घनत्व को वैज्ञानिक रूप से कैसे परिभाषित किया गया है। तो आपका ऑप्शन भी होगा इसका, प्रति वर्ग किलोमीटर लोगों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, कि भाई एक वर्ग किलोमीटर में लोगों की संख्या कितनी है, उसे बोलते हैं आपका आपकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व। बात करें 2011 की जनगणना की, आपकी जो सेंसस है, जनगणना है 2011 की, उसमें भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, इंडिया की, है ना, इंडिया की। तो इंडिया के 382 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 382 है। और सबसे ज़्यादा किसकी है, सबसे ज़्यादा आपकी बिहार की है। ठीक है, बिहार की सबसे ज़्यादा है स्टेट में, कितनी है, तो करीब आपकी 1106 है, 1106 है। और इसके बाद पश्चिम बंगाल की आती है आपकी। ठीक है, वेस्ट बंगाल की, उसकी कितनी है, तो उसकी करीब 1028 है। और सबसे कम किसकी है, सबसे कम, तो कम है आपकी अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, अरुणाचल की, उसकी कितनी है, तो आपकी आपकी 17 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 17 व्यक्ति ये है। ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, जनसंख्या घनत्व, तो वो कैसे निकालते हैं, आपकी जो कुल जनसंख्या टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन, उसे आप डिवाइड कर दीजिए टोटल लैंड एरिया से, कुल भूमि क्षेत्र से। ठीक है, तो उससे आपकी जनसंख्या घनत्व निकल के आता है। मान लो आपका ये कुल भूमि क्षेत्र है, टोटल लैंड एरिया, उससे आप जो है जनसंख्या का निकाल सकते हो। जैसे मान लो कि आपका कोई एक क्षेत्र है यहाँ पे, अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखें, तो उसका जो लैंड एरिया वो आपका कितना है, आप मान के चलिए कि लैंड एरिया आपका, हम मान के चलते हैं एक ही है। ठीक है, एक है, 1 स्क्वायर किलोमीटर है, उसमें जो आपके 200 लोग रह रहे हैं, 200 लोग, तो आपका ये कितना होगा, डिवाइड कर लीजिए, 200 ही होगा, तो आपका 200 निकल के आएगा। ऐसे निकालते हैं। इट इज़ मेजर्ड बाय इन पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, इसे प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति में मापा जाता है। हेल्प्स इन रिसोर्सेज प्लानिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, इससे आपका जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ना, अगर ये हमें पता है, तो इससे किस में हेल्प होती है, एक तो आपकी योजना निर्माण में, कि हमें कैसे कुछ प्लानिंग करनी है, और संसाधन वितरण में, कि जितने लोग होंगे ना कहाँ कैसे, तो वह हम उस हिसाब से अलग अलग आवंटन करेंगे, एलोकेट करेंगे। ठीक है, रिसोर्सेज का। इंडिया का 382 है, हमें बताई है 2011 के अनुसार। दिस इन्वेस्टमेंट इन द पब्लिक सेक्टर इज ऑफन क्रिटिसाइज्ड बाय इकोनॉमिस्ट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र में जो विनिवेश है, मतलब आपने कुछ एक जैसे बेच दिया, हम अक्सर बात करते हैं इस चीज़ पे, हमने सारे पीवाई के सेट में लगभग इस पे बात की है, कि कोई आपकी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, उसे हमें बेच दिया, प्राइवेट में शेयर उसके बेच दिए, कोई आपका
आपकी एयरलाइन है उसे बेचती है ना, एयर इंडिया की शेयर बेचती है, तो इसे जो है इसकी आलोचना की जाती है, ठीक है। जो आपके इकोनॉमिस्ट हैं वो इसे क्रिटिसाइज करते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें क्या शामिल है, इसमें जो है आपका राष्ट्रीय संपत्ति फैमिली सिल्वर को सस्ते में बेचना है। सेलिंग नेशनल एसेट्स, यानी कि आपको जो फैमिली सिल्वर है चीपली, यानी कि आप जो है काफ़ी कम दामों से आप बेच रहे हैं जो आपकी राष्ट्रीय संपत्ति है ना, नेशनल एसेट है उसे, इसलिए। डिस इन्वेस्टमेंट्स मीन सेल ऑफ गवर्नमेंट स्टेक इन पीएसयूज, यानी कि विनिवेश का अर्थ क्या है, आपकी जो पीएसयू है यानी कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है उसमें सरकारी हिस्सेदारी की बिक्री, उसे बेच दिया, जो सरकार का हिस्सा था उसे। क्रिटिक्स कॉल इट सेलिंग द फैमिली सिल्वर, आपके जो आलोचक हैं वो इसे बोलते हैं कि फैमिली सिल्वर बेचना, परिवार की चांदी बेच दी तुमने, ठीक है। राष्ट्रीय संपत्ति के कम मूल्यांकन की आशंका, फियर ऑफ अंडर वैल्यूएशन ऑफ नेशनल असेट्स, कि तुम भैया उसका जो पैसा है वो कम लगा रहे हो, जो आपकी राष्ट्रीय संपत्ति है उसका। दीर्घकालीन सरकारी आय घटा सकती है, कैन रिड्यूस लॉन्ग टर्म पब्लिक रिवेन्यू, कैसे? मान लो आपने, आपकी जो एक एयरलाइन है वो आपने बेच दी, ठीक है। अभी आपने बेची मान लो वो 10,000 करोड़ में, ठीक है। तो अभी तो आपको उससे इनकम मिली, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप हो सकता है उससे आपके पैसेंजर वगैरह से आप उससे ज़्यादा कमा लेते, तो आपकी लॉन्ग टर्म पब्लिक रिवेन्यू तो कम हुआ है ना उससे। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूलाज करेक्टली कैलकुलेट्स द रिवेन्यू डेफिसिट, ये प्रश्न मैं राजस्व घाटे वाला कई बार करा चुका हूँ कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में से आपकी रिवेन्यू रिसिप्ट अगर हम निकालें तो हमें मिलता है आपका रिवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसी के बारे में ये सारी बातें कर चुके हैं कि ये सरकार की अति खपत एनर्जी सेविंग को दर्शाता है। इंडिकेट्स बोरोइंग फॉर कंजप्शन नॉट डेवलपमेंट, कि सरकार को जो है आपका विकास नहीं हो रहा है, सरकार को उधार लेना पड़ रहा है, ये दिखाता है, और लेना पड़ेगा इसे कम करने के लिए। उच्च राजस्व घाटा अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है बहुत, और इसे जो है आपका एफआरबीएम, आपका जो फ्रेमवर्क है उसमें इसका मेंशन किया गया है, यानी कि आपका फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट में। अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिकॉग्नाइज्ड लोन कैटेगरी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सी एक मान्यता प्राप्त ऋण श्रेणी नहीं है, ठीक है। तो इसमें 4 कैटेगरीज में आपका लोन दिया जाता है, शिशु भी है, किशोर भी है, तरुण भी, युवा नहीं है, ठीक है। युवा नहीं है, तरुण प्लस है, ये आपकी 4 कैटेगरीज होती हैं इसमें। आपकी 2015 में इसे लॉन्च किया गया था, पीएम मुद्रा योजना को। इसकी लोन लिमिट जो है अभी 20 लाख कर दी गई है ना, ध्यान रखना 20 लाख है, 20 लाख है, ठीक है। 20 लाख है इसकी ऋण सीमा, और वो भी आपकी 4 कैटेगरीज में इसमें, ठीक है। कौन कौन सी है आपकी, एक तो शिशु हो गई, शिशु में आपका मिलता है 50,000 तक का लोन, 50,000 तक का। फिर आपकी आती है किशोर, किशोर में आपका मिलता है 50,000 वन से लेके आपका 5 लाख तक का लोन। उसके बाद आपका आता है तरुण, उसमें 5 से 10 लाख, और फिर आता है आपका तरुण प्लस, है ना, तरुण प्लस, उसमें आपका मिलता है 10 से 20 लाख तक का, ठीक है, 20 लाख, ठीक है, इतना आपका मिलता है इसमें लोन। तो आपकी 4 इसमें श्रेणियाँ हैं, आपकी एक तरुण प्लस और इसमें ऐड कर लेना, तरुण प्लस, ठीक है। वॉट इज ए मेजर लिमिटेशन ऑफ द बार्टर सिस्टम दैट मनी हेल्प्स टू ओवरकम, यानी कि आपकी जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी पहले चलती थी बार्टर सिस्टम वाली, उसमें क्या एक लिमिटेशन थी, एक सीमा थी, जिसे पैसे ने आपकी दूर की है। आपका जो मनी है उसके आने से आपकी मतलब ये समस्या का समाधान हुआ है, प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। तो वो है आपका ऑप्शन सी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। अब बार्टर सिस्टम में क्या है, आप तभी चीज़ों को एक्सचेंज कर सकते हो जब दोनों को वो चीज़ें चाहिए। यानी कि आपको मान लो आपको चाहिए मेरे से गेहूँ, और आप मुझे आपसे चाहिए टमाटर, लेकिन आपके पास है तरबूज, है ना, तो फिर हम मैं आपको क्यों दूंगा वो चीज़, आपको मैं चीज़ क्यों दूंगा, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो आपके पास है ही नहीं है। तो इसको इसने दूर किया मनी ने, ठीक है। ऑप्शन सी, रिक्वायर्स म्यूचुअल नीड बिटवीन टू पार्टीज, पार्टी सिस्टम में क्या है कि दोनों के साथ है ना आपकी आवश्यकताएं मिलनी चाहिए, कि मुझे जो चाहिए वो आपके पास है और आपको जो चाहिए वो मेरे पास है, ऐसा होना चाहिए। डिफिकल्ट इन कॉम्प्लेक्स इकोनॉमीज, यानी कि आपकी जटिल अर्थव्यवस्था में ये अव्यवहारिक हो जाता है। पैसा जो है विनिमय माध्यम बनकर समस्या हल करता है, मनी सॉल्व्स दिस बाय एक्टिंग एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब आपको कुछ भी चाहिए बस पैसा दो, है ना, आपकी वस्तु में ऐसा कुछ नहीं है, पैसे में आपको चाहिए कुछ भी चाहिए ना, आपको तेल चाहिए, आपको कार चाहिए, आपको बंदूक चाहिए, कुछ भी चाहिए, पैसा दो और सब कुछ ले लो। आपका एक फिक्स आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया मनी। इसे आपको एडम स्मिथ है उसने एक्सप्लेन किया है। What was the primary objective of the National Renewal Fund (NRF) established in India? यानी कि भारत में जो आपका राष्ट्रीय नवीकरण कोष है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? इसका था टू रिट्रेन एंड रिडुप्ले डिस्प्लेस्ड लेबर, आपका जो विस्थापित श्रम है उसे पुनः प्रशिक्षित और पुनः तैनात करना, जो एक जगह से दूसरी जगह मतलब उनका चले गए हैं, उनका रोजगार चला गया है, उन्हें वापस से ट्रेन करना और पुनः तैनात करना, उन्हें वापस से रोजगार देना, ऑप्शन बी। एस्टेब्लिश्ड इन 1991,
आपके जो एलपीजी सुधार हुए थे ना 1991 में, एलपीजी उस टाइम आपका इसे स्थापित किया गया था। सपोर्टेड वर्कर्स अफेक्टेड बाय पीएसयू रीस्ट्रक्चरिंग, है ना, आपकी जो पीएसयू पुनर्गठन होता है, जब का रीस्ट्रक्चरिंग होता है, उसमें आपका जो प्रभावित श्रमिक होता है ना, उसे आपका वापस से मदद करना, ठीक है। आपकी कोई मान लो कोई लोग जो थे पब्लिक, आपकी कुछ ऐसी यूनिट थी उसमें आपके कार्यरत थे, अब उसे बेच दिया तो लोगों का जो श्रमिक है, जो उनका लेबर जो थे, उनका जो रोजगार था, एम्प्लॉयमेंट, वो चला गया। अब उन्हें वापस से ट्रेन करना और वापस से उन्हें लेबर प्रोवाइड करवाना। मुआवजा और पुण्य प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, सामाजिक सुरक्षा पे बल दिया गया है, जो सोशल सिक्योरिटी उस पर भी फोकस करता है। नेक्स्ट है आपका इन बायोकेमिस्ट्री, हाउ मेनी कार्बन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। जैव रसायन में पायरुवेट के एक अणु में कितने कार्बन अणु मौजूद होते हैं? होते हैं आपके 3, ठीक है, ऑप्शन बी 3। ग्लाइकोलाइसिस में आपके 2 पायरुवेट बनते हैं, और प्रत्येक में 3 कार्बन होते हैं, ईच पायरुवेट हैज 3 कार्बन्स। और ये जो है साइटोप्लाज्म में आपका होता है, और ऑक्सीजन इसमें आवश्यक नहीं होती है, ठीक है, डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। Which specific enzyme is responsible for lengthening the protective cap at the ends of chromosomes? गुणसूत्रों के सिरों पर सुरक्षात्मक कैप को लंबा करने के लिए कौन सा विशिष्ट आपका जो एंजाइम है वो जिम्मेदार होता है? यानी कि आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका जो सिरे है ना, उनका जो एंड है, वहाँ पे आपकी जो सुरक्षात्मक जो कैप होती है उन्हें लंबा करने के लिए, तो वो है आपका टेलोमेरेज, ठीक है। उस मरीज की जो आपकी उस मर्ज की जो दवाई है वो इसके पास है लंबा करने के लिए, ठीक है, टेल, यानी कि आपका टोल होता है ना लंबा, तो टोल से आपको टेलोमेरेज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रिवेंट्स क्रोमोसोम शॉर्टनिंग, यानी गुणसूत्रों को छोटा होने से बचाता है। स्टेम कोशिकाओं में सक्रिय होता है, एक्टिव इन स्टेम सेल्स, और आपकी जो कैंसर सेल होती है उनमें ये आपका सक्रिय होता है, ठीक है। हेल्प्स इन सेल लॉन्गेविटी, यानी कोशिका की आयु बढ़ाता है आपका टेलोमेरेज। द सेंट्रल डोगमा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी डिस्क्राइब्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन विच करेक्ट सीक्वेंस, यानी कि आणविक जीव विज्ञान का सेंट्रल डोगमा इस सही क्रम में सूचना के प्रवाह का वर्णन करता है। तो पहले भी देख चुके हैं कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, ये इसका सही क्रम है, आपका ऑप्शन सी। प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक, यानी आपको जो फ्रांसिस क्रिक है उन्होंने 1958 में आपका ये दिया था, ठीक है, प्रस्ताव। आनुवंशिक सूचना का प्रवाह, यानी कि डिस्क्राइब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो। अपवाद है इसमें आपका जो रेट्रोवायरस है उसमें आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है, इसका एक्सेप्शन है, आपका अपवाद है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट फॉलो ए पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव परजीवी पोषण आपकी जो रणनीति है का पालन नहीं करता, ठीक है, तो आपका यीस्ट है, ऑप्शन डी। यीस्ट जो है इसका आपका नहीं करता फॉलो, ठीक है। यीस्ट जो है आपका मर्तपोजीवी है, ठीक है, मर्तोपजीवी है। यीस्ट इज ए सेरेप्रोफाइट, हम पहले भी देख चुके हैं कि यीस्ट क्या करता है, यीस्ट जो आपका मरे हुए है ना उनसे अपना भोजन निकालता है, जबकि ये बाकी बचे हुए क्या करता है, जो आपका जीवित आदमी होता है, कुछ आपका जो जीवित जीव है उससे अपना भोजन लेते हैं, जैसे जूं है, आपकी जो जूं होती है वो क्या करती है, वो आपकी जुएं जो है वो आपकी लेती है आदमी के, मान लो कहीं सिर में, कहीं आपकी जो पशु आपके जो होते हैं ना, अलग अलग आपके जो पशु होते हैं उनके शरीर से, वहाँ से अपना भोजन निकालती है। यीस्ट आपका जो है मृत पदार्थों पे निर्भर करता है, ठीक है, आपके जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उन पे। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है तो उसे 75% आपका क्षय होने में कितना समय लगेगा, ये आपका प्रश्न वापस आ गया। इफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज हाफ लाइफ ऑफ 10 days, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू अंडरगो 75% डिके। तो हम पहले भी देख चुके हैं कि ये 10-10 वाला आपका जो है 20 पे ले जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। कैसे आपका जो है 20 दिन में आपका ये 75% आपका होगा, ठीक है, कैसे, इसका जो फॉर्मूला है रिमेनिंग वाला, आपका अर्ध आयु का जो नियम है वो इसमें लागू होता है, हाफ न्यूटन वाला, ठीक है। 2023 की विश्व खुशहाली रिपोर्ट में, हालांकि ये प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं मेरे हिसाब से, आपका जब सेकंड साइड सेट था उसमें हमने किया था पहले वाला। 2023 की विश्व खुशहाली रिपोर्ट में अपने पड़ोसियों की तुलना में भारत की रैंक के संबंध में क्या उल्लेखनीय अवलोकन है, यानी कि इन द 2023 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट व्हाट वाज ए नोटेबल ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग इंडियाज रैंक कंपेयर टू इट्स नाइबर्स, ठीक है, इसके जो आपके पड़ोसी नेबर हैं उनके संबंध में पूछ रहा है। इंडिया रैंक्ड हायर देन ऑल नेबर्स, भारत सभी पड़ोसियों से आपका ऊपर था, तो ऐसा तो नहीं है। इसका भारत वैश्विक स्तर पर प्रथम स्थान पे था, इंडिया रैंक्ड फर्स्ट ग्लोबली, ये करिश्मा कैसे हो सकता है। देयर वाज नो रैंक फॉर इंडिया, भारत के लिए कोई रैंक नहीं है, कैसे, ऐसे कैसे, भले ही लास्ट हो लेकिन रैंक तो होती है ना। तो इसका होगा ऑप्शन बी, इंडिया रैंक्ड लोअर देन नेपाल एंड पाकिस्तान। भारत जो है हैप्पीनेस इंडेक्स में नेपाल और पाकिस्तान से नीचे आया है। अब पाकिस्तान के लोग तो आपको पता है कि भ्रम में जीते हैं, तो वो तो वैसे ही हैप्पी है, उन्हें लगता है कि भाईजान हमने इंडिया के राफेल गिरा दिए, हमने S1400 जो आपका डिफेंस सिस्टम है, 400 डिफेंस सिस्टम है, उसे हमने डिस्ट्रॉय कर दिया 400 को। अबे भाई साहब,
नेपाल पाकिस्तान रैंक्ड हायर, और इसे आपका जो पब्लिक करता है वो यूएन का आपका जो एसडीएसएन वाला जो नेटवर्क है वो करता है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र वाला। जीवन की संतुष्टि पे आपका आधारित होता है, बेस्ट ऑन लाइफ एवेल्यूएशन सर्विस, कि भाई आप अपने जीवन से कितना संतुष्ट है, वहाँ के लोग इस हिसाब से पता लगाते हैं कि कौन कितना खुश है। हाउ मैनी की वेरिएबल्स आर यूटिलाइज्ड बाय द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट टू एक्सप्लेन द डिफरेंसेस इन हैप्पीनेस अक्रॉस नेशंस, यानी कि कितने आपके जो वेरिएबल्स हैं, कितने आपकी कुछ आपके आपके आप कह सकते हैं ना कि चर हैं, आपके जो मुद्दे हैं, आपके जो पैरामीटर्स हैं, उन पे आपका इसे मापते हैं खुशहाली रिपोर्ट को। पहले भी हम कर चुके हैं कि 6 आपके वो मुद्दे होते हैं, कौन कौन से? आपका जीडीपी पर कैपिटा कितना है उस देश के लोगों का, सोशल सपोर्ट कितना है, सामाजिक आपका जो समर्थन है वो, हेल्थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आपके लोग एवरेज कितना जीते हैं, फ्रीडम कितनी है, ठीक है, जेनरसिटी यानी कि आपके लोग कितने उदार हैं, स्वतंत्रता कितनी है, और आपकी जो करप्शन की जो परसेप्शन है उसके बारे में आपकी 6 संकेत, आपकी जो 6 चर हैं, इन पे आपका ये मापते हैं। Which country was identified as the worst performer in the World Press Freedom Index 2025, यानी कि सबसे खराब प्रदर्शन किया आपका प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, तो वो क्या है? इरिट्रिया ने, ऑप्शन सी। यहाँ पे क्या है कि मतलब जो आपकी मीडिया उस पर सेंसरशिप तक लगा रखी है, दमन कर रखा है पूरी तरीके से, ठीक है। और ये जो आपका इंडेक्स कौन जारी करता है? आपका प्रेस फ्रीडम वाला, तो ये आपका करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये आपका जो संगठन है ये इस इंडेक्स को रिलीज करता है। इरिट्रिया रैंक लास्ट, तो आपका अंतिम स्थान पे आपका एरिट्रिया रहा है। इसमें जो है कड़ी सेंसरशिप है मीडिया पे, है ना, और आपके जो जर्नलिस्ट हैं उन्हें कई बार तो अरेस्ट भी कर लिया है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में अफगानिस्तान की अत्यधिक निम्न रैंकिंग के लिए प्राथमिक कारण के रूप में क्या उद्धृत किया गया है? व्हाट इज stated as a primary reason for Afghanistan's extremely low ranking in the World Happiness Report 2025? तो इसके लिए आपका एक तो देखो, उच्च जीडीपी जो है इसका ही क्या संबंध है भाई, मेरे को ये बताओ तुम। इससे इसकी रैंकिंग कम कैसे होगी? ज़्यादा होगी ना। एडवांस हेल्थ केयर, तो इससे भी आपकी रैंक अच्छी होती है, खराब थोड़ी होती है। खेलों में सफलता, सक्सेस इन स्पोर्ट, अरे भाई इससे तो ज़्यादा होगी ना, कम थोड़ी होगी। ऑप्शन सी। इनमें से आपका जो गलत है ना वो एक ही, ऑप्शन सी वाला, महिलाओं के लिए बिगड़ती स्थिति, ठीक है। कंडीशन जो है वुमेन की, जो काफ़ी यहाँ पे आपकी बद से भी बदतर हो गई है, मतलब वर्ष हो गई, मतलब बहुत ही खराब हो जाएगी, ठीक है। कंडीशन बहुत खराब है यहाँ पे महिलाओं के लिए। अफगानिस्तान रैंक लास्ट ग्लोबली इन हैप्पीनेस रिपोर्ट, यानी कि अब आपकी जो अफगानिस्तान है वो सबसे पीछे है, ठीक है, लास्ट। महिलाओं की शिक्षा, आपकी रोजगार और आवाजाही पर रोक के कारण इसमें काफ़ी आपकी कंडीशन खराब है। सीवियर रेस्ट्रिक्शंस ऑन वुमेन्स एजुकेशन वर्क एंड मोबिलिटी, यानी कि महिलाएं, आपको पता है कि वहाँ तो देख भी नहीं सकती अच्छी तरीके से, ठीक है। ह्यूमन राइट वायलेशंस अंडर तालिबान रिजिम, आपका जो तालिबान है उसके शासन में मानवाधिकारों का हनन भी हुआ है। डिक्लाइन इन सोशल सपोर्ट फ्रीडम एंड सिक्योरिटी, सामाजिक समर्थन में और स्वतंत्रता में आपका गिरावट अफगानिस्तान में देखने को मिला है। व्हाट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द वक्फ बिल अमेंडमेंट, आपने हमें भी देखा हमने कि ये हम पहले भी कर चुके हैं कि यहाँ पे जो है टू स्ट्रीमलाइन मैनेजमेंट एंड इनहेंस ट्रांसपेरेंसी, प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना और पारदर्शिता को बढ़ाना। इसमें एक आ गया कि भाई एक तो देखो कि इसमें नॉन मुस्लिम जो है उन्हें ऐड किया जाए ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, ये हम पहले कर चुके हैं आपके। आपका जो ये डिजिटल बैंकिंग और उत्पीड़न को रोकने के लिए व्हाट्सएप समूह को निगरानी का आदेश किसने दिया है, ठीक है, विच बॉडी डायरेक्टेड कॉलेजेस टू मॉनिटर व्हाट्सएप ग्रुप टू प्रिवेंट डिजिटल रैगिंग एंड हैरेसमेंट, ये हम कल ही किया हमने, यूजीसी ने किया, ये ऑप्शन बी, ठीक है। इस तकनीकी दिग्गज ने जेमिनी को डेवलप किया, हमें पता है कि गूगल डीप माइंड ने किया, ठीक है, गूगल डीप माइंड ने जेमिनी जो है इसे विकसित किया है। द निशा सेटेलाइट, आपको पता है कि जो नासा और इसरो का जो जॉइंट है ना, निसार आपका सेटेलाइट मिशन है, ये किस लिए डिजाइन हुआ है? मतलब आपका जो ये कितने समय में एक ही स्थान पे दोबारा जाकर समय संबंधी रिजोल्यूशन प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। द निशा सेटेलाइट मिशन इज डिजाइन टू अचीव टेम्परल रिजोल्यूशन बाय रिविजिटिंग द सेम लोकेशन एवरी, तो ये 12 दिनों में, ठीक है, हर 12 दिन में ये उसी स्थान पे वापस कर लेता है, ठीक है। ऑप्शन सी। हाउ मेनी यंग ऑथर्स आर टारगेटेड टू बी मेंटर्ड अंडर द पीएम युवा 3.0 स्कीम, तो आपके कितने जो युवा लेखक हैं उन्हें पीएम युवा 3.0 में मेंटरशिप देने का लक्ष्य रखा गया? तो 50 आपके जो यंग ऑथर हैं उन्हें, ठीक है। पीएम युवा यानी कि यंग अपकमिंग ऑथर्स, कौन सी मिनिस्ट्री इसे पूरा आपका संभालती है इसे पीएम युवा को? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और कल्चर, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय इसे संचालित करता है। भारतीय ज्ञान परंपरा पे बल देता है और फोकस ऑन इंडियन नॉलेजेबल सिस्टम, और इसमें जो है आपके कुल 50 लेखकों का चयन किया गया जिन्हें मेंटरशिप प्रदान की जाएगी। हु वाज रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, यानी कि सीबीडीटी,
जून 2025 में किसे वापस आपका नियुक्त किया गया है, तो वो रवि अग्रवाल है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष के रूप में। ठीक है। राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है आपका जो सीबीडीटी है, किसके अंदर आपका फंक्शन करता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर। ठीक है। एपेक्स बॉडी फॉर डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, आपका जो प्रत्यक्ष कर होता है ना, उसका जो सारा प्रशासन होता है, उसकी सबसे जो हाईएस्ट आपकी जो सर्वोच्च संस्था है वो यही है आपकी सीबीडीटी। रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकम टैक्स पॉलिसी एग्जीक्यूशन, आपकी जो आयकर नीति का जो आपका क्रियान्वयन होता है, एग्जीक्यूशन होता है, उसके लिए आपकी सीबीडीटी ही रेस्पॉन्सिबल रहती है। अर्धतिया पारंपरिक लोकगीत की एक शैली है जो विशेष रूप से किस राज्य में आधी रात को गाई जाती है। अधरतिया, आधी रात को है ना, नाम से पता चल रहा है कि अर्धरतिया। ठीक है। इज ए जनर ऑफ ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग संग स्पेसिफिकली एट मिडनाइट इन विच स्टेट, तो ये झारखंड में। ऑप्शन सी, झारखंड में आधी रात को ये गाए जाने वाले गीत हैं, मिडनाइट में। ठीक है। पार्ट ऑफ ट्राइबल कल्चर ट्रेडिशंस, जो जनजातीय संस्कृति हैं उनसे ये जुड़ी हुई है। रिफ्लेक्ट्स रिचुअलिस्टिक एंड सोशल थीम्स, इसके जो गीत होते हैं ना उसमें आपके जो सामाजिक धार्मिक विषय हैं उन पे सारे गीत गाते हैं। इम्पोर्टेंट फॉर इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक धरोहर के लिए आपका इसका महत्व बढ़ जाता है। किस विश्व नेता ने 2024 में एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू किया था? विच वर्ल्ड लीडर लॉन्च्ड द अफोर्टेशन कैंपेन टाइटल्ड एक पेड़ माँ के नाम? ठीक है। वनीकरण, अफोर्टेशन। ठीक है। कैसी बात कर रहे हो, फॉरेस्ट लगाने की बात कर रहे हैं, वन लगाने की। मतलब एक पेड़ माँ के नाम, पूरा जंगल अडानी के नाम, तो ऐसा कौन कर सकते हैं? नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने आपकी जो एक पेड़ माँ के नाम से चलाया है। और जो बाइडेन आपको बताया कि अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के हैं। ऋषि सुनक ब्रिटेन के फॉर्मर पीएम रह चुके हैं। ठीक है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ, ऐसे देखो मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं तो बस मजाक में कह देता हूँ, कोई ये ना कि बात हो जाएगी अरे तू तू तो कांग्रेस का है, ऐसा कैसे बोल रहा है, नहीं, मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ भाई। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021 इंक्रीज द गेस्टेशन लिमिट फॉर स्पेसिफिक केसेस टू, यानी कि गर्भ का जो चिकित्सीय समापन है, संशोधन। ठीक है। अधिनियम 2021 ने विशेष मामलों के लिए गर्भधारण की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो वो आपका क्या है, 24 वीक। पहले आपका 20 सप्ताह थे आपके, ठीक है, 20 वीक थे, अब आपका 24 वीक कर दिया है। स्पेसिफिक आपकी जो स्पेशल कैटेगरीज है, आपकी जो रेप सर्वाइवर, माइनर हो, तो आपके डिसेबल्ड वुमेन है, उनके लिए, विशेष श्रेणियों के लिए आपकी जो है ये कर सकते हैं। ठीक है। गर्भ निरोधन। ठीक है। ओपिनियन ऑफ टू मेडिकल प्रैक्टिनर्स रिक्वायर, आपके जो दो डॉक्टर हैं उनकी राय आवश्यक है ना, ये आपका गर्भ निरोधन के लिए, अगर आप गर्भ हटाना चाहें उसके लिए। प्रजनन अधिकारों को सुदृढ़ करता है, स्ट्रेंथनिंग रिप्रोडक्टिव राइट्स। ठीक है। ऐसे मामले में आप समझ सकते हैं क्या बात हो रही है। नवनिर्मित भारतीय न्याय संहिता, यानी आपकी जो बीएनएस है, उसमें कितनी आपकी धाराएं हैं? तो 358 सेक्शन उसमें है बीएनएस 2023 में। आपका लागू कब हुआ है? तो जुलाई 2024 में। रिप्लेसेस इंडियन पिनल कोड 1860, 1860 का जो आपका इंडियन पिनल कोड है उसे ये आपका रिप्लेस करता है बीएनएस। फोकस ऑन विक्टिम सेंट्रिक जस्टिस, पीड़ित केंद्रित न्याय पे इसका फोकस है कि हमें जो आपका विक्टिम है उसे हमें जस्टिस दिलाना है। इंट्रोड्यूस न्यू एज क्राइम्स, यानी कि आधुनिक अपराध भी इसमें शामिल हुए हैं। और आपका जो पार्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म है उसका ही, आपके जो आपराधिक कानून सुधार हुए ना अभी, उसका ये हिस्सा है बीएनएस। अंडर द भारतीय न्याय संहिता वोट इज प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग होती है ना, भीड़ द्वारा हत्या, उसके लिए निर्धारित सजा क्या है? जैसे आपने बांग्लादेश में देखा अभी कि वो एक हिंदू को इन्होंने पकड़ के जबरदस्ती जिंदा जला दिया, मॉब लिंचिंग, भीड़ द्वारा हत्या। तो उसके लिए इंडिया में क्या है, लाइफ इम्प्रिजमेंट और डेथ पेनल्टी, या तो आजीवन कारावास या फिर मृत्यु दंड, डेथ पेनल्टी। ठीक है। आपकी आज की क्लास होती है पूरी। ठीक है। अच्छे से रिवीजन करते रहो। जो आपका कुछ एक दोस्त हैं जिन्हें मैं देखता हूँ कि वो लगातार आपके जुड़े हुए हैं, उनको बेस्ट ऑफ लक, ऐसे मेहनत करते रहना। आप काफ़ी मतलब कंसिस्टेंसी से हमारे साथ जुड़े हुए हो, आपका बहुत बहुत अच्छा हो, ये मेरी कामना है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।